ऑलराइट एवरीवन, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करने वाले हैं इनको सॉल्व करना। यहाँ पर हमको पूछ रखा है कि हमको नेचर बतानी है फंक्शन की, और ये दो क्वेश्चंस हैं अलग अलग। पहला वाला में हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरे वाले में दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे हो, एक्स की वैल्यूज उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि एक्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सभी नेचुरल नंबर्स में से तुम्हें बताना है कि क्या ऐसे कोई दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जिन पर साइन एक्स की वैल्यू सेम आती हो। अगर ऐसा है तो मैन्यूअन हो जाएगा, वरना वन वन रहेगा। थ्योरी अपन ने पढ़ी रखी है अच्छे से। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करो। ऑलराइट, आई होप तुमने इसको फेयर ट्राई दिया होगा। अगेन आई विल से आंसर आए ना आए इससे मतलब नहीं है, पर क्या तुमने क्वालिटी ट्राई दिया था प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ? ऐसा नहीं था आधा अधूरा बीच में से छोड़ के आगे बढ़ गए, हाँ चलो देख लेते हैं, आंसर तो बताएगा ही है ना। क्वालिटी ट्राई देना इंपॉर्टेंट है। उस क्वालिटी ट्राई में ही अपन सीख रहे होते हैं। आंसर आना ना आना अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्वालिटी ट्राई देना। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये तो बड़ा ही आसान है यार। अपन ने साइन एक्स का ग्राफ भी बना के देखा हुआ है कुछ टाइम पहले ही, अपनी थ्योरी जब पढ़ रहे थे इसको। इनफैक्ट अपन ने सॉल्व भी किया था। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बना के देखूँ तो वो देखने में हमारा ऐसा आएगा। और हम देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर प्लॉट करें यहाँ पे, तो मल्टीपल टाइम्स काट रही है इस ग्राफ को। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, तुम्हें याद है? पहला मेथड था अपना एनालिटिकल मेथड, दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, तीसरा था डिफरेंशिएशन वाला मेथड। तो भाई दूसरे मेथड के तहत एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काट रही है। यहाँ तो पता नहीं कितनी बार काट रही है ग्राफ, तो आगे तक रिपीट होगा ना साइन एक्स का, तो इनफाइनाइट टाइम्स काटेगी। तो भाई बहुत ही भयंकर वाला मैन्यूअन फंक्शन है, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमारा जो वाई है वो सेम हो रहा है। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, ये रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स होता है कन्फ्यूज हो जाए। देखो यहाँ पर फंडा सिर्फ इतना है कि उसने एक्स की वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्ट कर दी। एक्स अब एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। इसको आसान भाषा में ऐसे बोलेंगे कि एक्स की डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, है ना। एक्स के अंदर अब तुम रैंडमली कुछ तो भी इनपुट नहीं डाल सकते। तुम 1.2 नहीं डाल सकते, बिकॉज 1.2 इज़ नॉट एन इंटीजर। तुम पाई नहीं डाल सकते एक्स की वैल्यू, क्योंकि पाई इज़ नॉट एन इंटीजर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब सिंपल इतना है कि सारे के सारे जितने भी इंटीग्रल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो तुम इनपुट करो और उसमें से तुम चेक करके बताओ कि क्या ऐसे कोई दो इंटीजर आ सकते हैं, है ना। क्या ऐसी एक्स की दो इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं जहाँ पर वाई सेम हो जाए? अगर ऐसा है, ऐसा पॉसिबल होता है, तो फंक्शन मैन्यूअन हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लाइक 1 1 होगा, आई मीन टू से कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं 1 1 होगा, है ना। अब इसका सोल्यूशन एनालिटिकल मेथड से अपन कर रहे होंगे। बड़े ध्यान से समझना है ना, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगेगा जो कुछ लोग भूल चुके होंगे। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि दो x1 और x2, है ना, दो x की ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिन पर y सेम है। तो मैंने मान लिया कि एक x1, तो भाई मैंने मान लिया कि x की दो वैल्यूज़ हैं, एक है x1 और एक है x2। इन दोनों के लिए अपना y सेम है ना। कहने का मतलब साइन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x2 है। अभी मैं मान रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं, अभी मैंने मान के चल रहा हूँ। अब अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो अच्छे से तो उसे याद होगा, जब साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 होता है तो थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का एक रिलेशन होता है। अगर वो याद नहीं है तो अभी देख लो, है ना, अच्छे से क्लियर ऑफ कर लो इस चीज़ को। अगर साइन थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होता है तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है देखने में, x1 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n x2, जहाँ पर जो n होता है आपका वो होल नंबर होता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब z, है ना, z से डिनोट कराया जाता है होल नंबर्स को, ये ध्यान रखना। होल नंबर्स मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली आई विल रिपीट इट अगेन। हमने माना कि दो x की वैल्यूज़ हैं x1 और x2, जिनके लिए साइन ऑफ x1 हमारा साइन ऑफ x2 के बराबर है, और फिर हमने x1 और x2 के बीच का रिलेशन निकाला अपनी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की मदद से। जिनको याद नहीं था इसको अभी देख लो ना, ये हमारा रिलेशन होता है इनके बीच का। इसके बाद हमारी ये इक्वेशन एट द एंड बन के आ गई, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है। अगर इसको अपन बड़े ध्यान से देखें तो देखो ये एक इंटीजर है एक्चुअली में। x तो नेचुरल नंबर ही है ना, नेचुरल नंबर तो सारे इंटीजर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है, फिर नेचुरल n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, ये भी नेचुरल नंबर है। और n जो है वो एक होल नंबर है, ये वाला भी n जो होल नंबर है। अब इस रिलेशन को बड़े ध्यान से देखो, ये जो पूरी एंटिटी होगी ये एक इंटीजर देगी, ठीक है भाई, और ये जो एंटिटी होगी पूरी ये एक नॉन इंटीजर देगी, है ना। n इंटू पाई, एक होल नंबर जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तब वो एक ऐसा नंबर देगा जो इंटीजर नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर n इक्वल टू 0,
है ना। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात कर रहा हूँ। n इक्वल टू 0 है तो बात अलग है, पर n इक्वल टू अगर 0 हो गया तो फिर तो x1 और x2 दोनों ही बराबर ही हो जाएंगे ना। हमको तो दो अलग अलग डिस्टिंक्ट x1 और x2 निकालने हैं ना। अगर दो डिस्टिंक्ट x1 और x2 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए साइन ऑफ x1 बराबर साइन ऑफ x2 है तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा, अदरवाइज 1 1। ऑल राइट, तो यहाँ पर तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये नॉन इंटीजर है और ये हमारा एक इंटीजर है और ये इंटीजर है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इंटीजर, ठीक है। इसको i1 दे देते हैं, इसको i2 दे सकते हैं, इसको i3 दे देते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉन इंटीजर को अपन i3 क्यों लिख रहे हैं ना, नॉन इंटीजर तो नॉन इंटीजर है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, एक्चुअली में एक क्वेश्चन कैसी बन रही है, एक इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर बराबर इंटीजर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल होता जब x की वैल्यूज़ आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, जब x को आप कोई भी लाइक रियल नंबर, लाइक फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर अगर होता, ये कंडीशन होती तो ये पॉसिबल था। पर अगर x को आपने नेचुरल नंबर बोल दिया, नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स का सबसेट होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पर अपन क्लियरली कह सकते हैं कि अगर आप x1 और x2 पे ये रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो अलग अलग x1 x2 मिल जाए। ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगना शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके और कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाने वाले क्वेश्चन की, तो बड़े ध्यान से दे वो चलना। ऑलराइट एवरीवन, तो हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अपने को पूछ रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगेन हमने जो तीन मेथड्स पढ़े थे उन तीनों में से एक मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा निकालने के लिए कि ये मैनी वन है या फिर वन वन है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, नेचर की बात कर रहा हूँ तो मैनी वन या वन वन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि नेचर की जब बात कर रहे होते हैं तो ऑन टू और इन टू भी आ जाता है, और भी तरह तरह के फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन भी होते हैं, इवन फंक्शंस भी होते हैं, ऑड फंक्शंस भी होते हैं, जो कि अभी हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। बट अभी जब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो आई एम आस्किंग वन वन है या मैनी वन है, ये बताओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक डिफरेंशिएशन वाला मेथड पढ़ा था, उसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 3x² प्लस 1 के बराबर। उसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो हमारा एक रूल था, जो एफ डैश एक्स है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो हमेशा, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फिर हमारा एफ एक्स 1 1 हो जाता है। अदरवाइज अगर एफ डैश एक्स ऐसा है कि कभी तो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है ना, अगर देसी शब्दों में अगर बोले तो एफ डैश एक्स अगर दोगला है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, तो फिर वो फंक्शन हमारा मैनी वन हो जाता है। इस केस में अपन क्लियरली देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब ये एक हमारा 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन हमेशा हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, जो कि हम एओडी में और अच्छे से पढ़ रहे होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इफ द फंक्शन एफ इज सच दैट आर से लेके ए, लाइक आर हमारी डोमेन है, ए हमारी कोडोमेन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज सरजेक्शन, देन फाइंड ए। तो बेसिकली कोडोमेन की बात कर रहा है। सरजेक्शन अगर तुम्हें याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है पिछली वाली वीडियो में, जब हमारा एक फंक्शन 1 1 होता था और उसके साथ साथ ऑन टू भी होता था, तो उसे हम फंक्शन को सरजेक्शन बुलाते थे, सरजेक्टिव बुलाते थे, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से तुम्हें याद होगा। तो क्योंकि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होनी है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है यहाँ पे, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है, ये अपने को देखना है। वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ही हमारी रेंज हो जाएगी फंक्शन की। क्योंकि फंक्शन ऑन टू है इसीलिए रेंज यहाँ पर कोडोमेन के बराबर होगी, तो वही हमारी एक ही वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो सिंपली रेंज निकालनी है आसान भाषा में। अब यहाँ पर मैं रेंज को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलना। लेट्स से अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँगा, जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे लिए रेंज निकालना आसान रहेगा। अब कोई कैसे सोच पाता कि इस फॉर्मेट में हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, है ना। हम यहाँ पर जस्ट सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि तुम कैसे सोच पाते पहले, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रखा है। अब न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, 1 से ऐड किया, 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अपन अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देख पा रहे हो ये 1 के बराबर है, तो ये हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे पहले अपन इस पार्ट की रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक माइनस साइन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इतने पार्ट के अपन रेंज निकालने की कोशिश करेंगे, जो मैं अभी इस ग्रीन ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से देखना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर
एक्स दुनिया की कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, क्योंकि देखो अपने को डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होने देना होता है। पर यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। एक्स स्क्वायर अगर एक्स जीरो भी हो गया तो भी 1/1 बन जाएगा, है ना। डिफाइंड तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए रहेगा, हर रियल वैल्यू के लिए, टू बी प्रिसाइज। इतना तो क्लियर है। तो डोमेन तो इस फंक्शन की एनीवे अपनी ऑल रियल नंबर्स है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, ये एक्चुअली में क्या दे रखा है, 1/1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो अपन जानते हैं। तो 1/1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, तो जैसे ही तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे, है ना, जीरो से लेके लेट से इन्फिनिटी तक जाओगे, x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाते हो, जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हो, लाइक लेट से तुमने x की वैल्यू -1 करी, तो जैसा वो 1 पे बिहेव कर रहा था वैसा ही वो -1 पे बिहेव करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो रखा है ना। बिकॉज -1 का होल स्क्वायर हमारा 1 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, -2 का होल स्क्वायर हमारा 2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज ही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही होगी। इस डायरेक्शन में जाओगे तो भी फंक्शन की वैल्यू हमारी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फिर ओवरऑल जो एंटिटी होती है वो डिक्रीज होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि जीरो पर इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना। फील करके देखो एक बार, नंबर्स वैल्यू बढ़ा बढ़ा के देखो दोनों डायरेक्शन में, यू विल फील इट। तो जीरो पर क्या है इसकी वैल्यू, हम कह सकते हैं कि जीरो पर इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पे ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, एक्सप्रेशन 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि 1 - 1/x² + 1 में ये भाई साहब जो हैं ये हमारे 1 से लेके 0 के बीच में लाए करते हैं। 1 से ज़्यादा ये कभी नहीं हो सकते, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो कि 1 के बराबर है। और 0 कैसे बोला मैंने, x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल के देखो, x की वैल्यू -इन्फिनिटी डाल के देखो, तो 1/∞ क्रिएट हो जाएगा। 1 बहुत बहुत बड़ा मतलब 0 के बराबर है ना। सेम गोज विद x की वैल्यू -इन्फिनिटी डालोगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू हमारी लाया करेगी। अब बेसिकली इसको फील करके देखो, 1 माइनस समथिंग जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है, इसको फील करके देखो। 1 में से कोई ऐसी चीज़ सबट्रैक्ट करी जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये ओवरऑल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक की देगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा इजीली डिडक्ट कर सकता हूँ, 1 - 0 हमारा 1 होता है और 1 - 1 हमारा 0 होता है। तो इसका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा वैल्यूज़ देगा अगेन 0 से लेके 1 के बीच ही। तो ये बेसिकली हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन की रेंज हो जाएगी, जो कि शुरू में अपने को दे रखा था। शुरू में क्या था भाई, x² / x+1 दे रखा था, तो ये हमारी x² डिवाइडेड बाय x+1 की रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, a = 0 से लेके 1, ठीक है। 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बड़ा ही टिपिकल सा सवाल हो गया, कैसे अपन पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। देखो, अगर पहली बार इस तरह की डिडक्शन देख रहे हो, इस तरह की लाइक ऊपर 1 ऐड कर दिया, तोड़ा मरोड़ी कर दिया ना, पहली बार अगर देख रहे हो तो ऑब्वियसली पहली बार अगर कोई देख रहा है तो नहीं हो पाएगा उससे सॉल्व। पर इसी तरह के एक्सप्रेशंस तुम्हें बार बार अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है तुम्हें मिल जाए e⁻x/e⁻x+1, और वो पूछे भाई इसकी रेंज बताओ, एक बार लिख लेता हूँ इसको, e⁻x+1 पूछे इसकी रेंज बताओ, तो तुम्हें सेम चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, +1 करोगे, -1 करोगे, और इस तरह से ही टूट जाएगा, है ना। ऐसे ही अलग अलग तरह की हमारी डिडक्शन टाइप्स होती हैं, जो कि अपन प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। पहले अपन अटकते हैं, हमें समझ नहीं आती, फिर हम सॉल्यूशन समझते हैं, फिर वो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है, फिर दोबारा इस तरह की कोई भी चीज़ दिखाई दे रही होती है ना, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बारी में क्वेश्चन को ना सॉल्व हो पाने पर डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि अगर तुमसे नहीं हुआ है तो मतलब ये तो सीखने की अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे पास। ये ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पहले से नहीं आती थी, अब वो तुम्हारी डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आएगी। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट इतना करो कि तुम्हें एक एक बारीकी, है ना, एक एक चीज़ का लॉजिकल रीज़न पता हो कि अपन ने ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अपन ने भाई देखा कि अपन ने पहले इसकी जो है वैल्यू इसकी रेंज निकालने की कोशिश करी, जिस पे मैं भी रेड सर्कल कर रहा हूँ इस वाले पार्ट पे, इसकी अपन ने रेंज निकालने की कोशिश करी। वो अपन ने कैसे निकाली, एक्स की वैल्यू अपन अलग अलग डायरेक्शन में लेके गए, 0 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करी, 0 से -इन्फिनिटी के बीच में चेक करी, ट्रेंड चेक करे, डिनोमिनेटर बढ़ रहा था तो ओवरऑल घट रहा है ना। उसके बाद 1 माइनस समथिंग विच इज़ ऑसिलेटिंग बिटवीन 0 से 1 किया, है ना। उसके बाद अपन ने इसकी ओवरऑल रेंज निकाल ली, प्रेडिक्ट करके, फील करके, है ना। हर चीज़ की लॉजिकल रीजनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। अभी जो अपन ने किया है, अभी के लिए इतना ही करो। ऐसे ही 40 50 60 सवाल जब सारी लॉजिकल रीजनिंग पता कर करके देख लोगे या खुद से सॉल्व कर लोगे और नहीं हो पाएंगे, फिर उनका सोल्यूशन देख लोगे ना। 40 50 60 सवालों के बीच में तुम ऑसिलेट कर लोगे, उसके बाद खुद से हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करना, यू विल सी अ सब्सटैंशियल डिफरेंस। काफ़ी सवाल अपने आप बनने लग जाएंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि क्यूरियोसिटी के साथ, है ना, इन क्वेश्चंस को समझा जाए कि कितने मस्त तरीके से अपन ने भाई साहब x² / x+1 की रेंज निकाल दी।
मतलब मैथमेटिक्स कितनी बढ़िया चीज़ है, सोच रहे हो कि अपन थोड़ी तोड़ा मोड़ी करके, थोड़े डिडक्शंस करके, है ना, वन में कैसे तोड़ा इसको क्रिएटिव तरह से, किधर वन ऐड किया, किधर वन नेगेटिव, वन सब्ट्रैक्ट किया और तोड़ा, इस तरह से अपन ने सॉल्यूशन तक पहुंच गए, है ना। दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू बी क्यूरियस अबाउट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन सेज फाइंड द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक बार अच्छे से पढ़ लो। नेचर की बात हो रही है तो ध्यान रखना इस बार वन वन मैनी वन में भी चेक करना है और ऑन टू और इन टू में भी चेक करना है, दोनों बताना है। और ध्यान रखना वन वन और ऑन टू दोनों हो जाता है तो अपना सब्जेक्टिव होता है, अच्छे से याद रखना। तो आंसर ऐसे मत बोलना वन वन एंड ऑन टू, आंसर बोलना खुद के मन में रिपीट करना, येस इट इज सब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो वीडियो को पोस्ट करो और जो भी मैंने मेथड्स अभी तक सिखाए हैं सबको ट्राई करने की कोशिश करो और निकाल के देखो भाई क्या है हिसाब किताब है भाई का। ऑलराइट, आई होप तुमने फेयर ट्राई दिया होगा। अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम आंसर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने क्या क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया। ऐसा तो नहीं बीच में ओवर थिंकिंग करने लग गए थे सॉल्व करते वक्त, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना, उस टाइम को इन्वेस्ट करते वक्त जो सोच रहे थे, है ना, वो जो क्वालिटी रिविजन हो रहा था पुरानी चीज़ों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे इसके जल्दी से फट से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन वन वन या मैनी वन में से चेक कर लेते हैं। जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड था उसके तरीके से मैं जाना चाहूँगा। हालांकि मैं अलग अलग तरीक़ों से चेक कर सकता हूँ, मैं तीनों तरीक़ों से इसका आंसर निकाल सकता हूँ, पर सबसे कन्वीनियंट और डिफरेंशिएशन वाला है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स में यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, ब्लू पेन ले लेते हैं, ब्लैक में मज़ा नहीं आ रहा। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 2 प्लस का कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉस एक्स है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट होता है और साथ में 2 एडिशन में दे रखा है। तो 2 प्लस समथिंग जो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट हो रही है, ये हमेशा एक पॉजिटिव एंटिटी ही देगा, क्योंकि कॉस एक्स कितना ही नेगेटिव हो जाएगा, -1 तक पहुंच जाएगा। इतना तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना कि -2 को न्यूट्रलाइज करके नेगेटिव बना दे। तो यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग होता है। अपन ने पढ़ा भी था एफ डैश एक्स जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक होता है, तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। सो दिस इज 1 1 साइड में लिख लेते हैं। अब भाई अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को क्या चेक करना है, ऑन टू और इन टू का हिसाब किताब चेक करना है। एक बार इस एक्सप्रेशन की अपन शक्ल देखते हैं, 2x प्लस साइन एक्स। अब इसमें काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स को थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, जिनको ग्राफ्स की रिलेटिवली कम आदत है, पहले ट्राई नहीं कर रखे। तो यहाँ पर x की वैल्यू इसको पहले तो y मान लेते हैं। x की वैल्यू -∞ पे अगर अपन देखें तो y की वैल्यू अपन क्लियरली देख पा रहे हैं -∞ के बराबर है। कैसे भाई, डाल के देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय -∞ प्लस साइन ऑफ -∞, ये एक्चुअली में -∞ के बराबर ही होगा, बिकॉज साइन ऑफ -∞ मुझे नहीं पता कितना है ना, तुम्हें पता है, कोई नहीं बता सकता, बट ये पता है कि हाँ -1 से 1 के बीच में ही होगा। और -1 से 1 के बीच कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, उसको जब तुम ऐड करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -∞ से, यार -2 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, वॉट एवर यू कैन से, तो वो एट द एंड एक बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड वाला नंबर ही देगा जो कि नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन लगा है। तो ये एट द एंड इसको -∞ ही बुलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इन्फिनिटी प्लस +1 मैथ्स की भाषा में इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी इज एन एक्सप्रेशन टू डिनोट कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ कोई बहुत बड़ी चीज़ प्लस एक ऐसी चीज़ जो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, बराबर देगा नेगेटिव में एक बहुत बहुत बड़ी चीज़, है ना। बहुत ही डीप बात करी है मैंने, ध्यान रखना। आगे ओडी में इससे रिलेटेड अपन बहुत डीप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोली है, अगर कन्फ्यूजिंग लगी है तो दोबारा से रिपीट करके एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी बोल दी, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं y इक्वल टू -∞ आ रहा है, x इक्वल टू -∞ पे। अगेन x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y हमारा इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है, प्लस का इन्फिनिटी, ये भी तुम देख सकते हो। 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ प्लस कोई चीज़ जो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ही देगा। तो इस फंक्शन के अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ये कंटिन्यूस है और x की वैल्यू -∞ पे ये इन्फिनिटी -∞ पे -∞ है और x की वैल्यू +∞ पे ये इन्फिनिटी है ना। तो ये एक डॉट में बना देता हूँ ऐसे, +∞ जा रहा है और -∞ से आ रहा है। x की वैल्यू 0 पे ये 0 है, तो 0 पे भी क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इस डॉट पे भी क्रॉस करते हुए जाएगा। तो इसका ग्राफ मे भी देखने में ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मैं देख पा रहा हूँ कि कंटिन्यूस ग्राफ है, फंक्शन बीच में कहीं टूट भी नहीं रहा है। x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है ये फंक्शन, है ना, x की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, ध्यान से सुनना, और -∞ से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके -∞ से इन्फिनिटी तक के सफ़र में अगर ये टूट ही नहीं रहा है कहीं भी, है ना,
एक्स की हर वैल्यू पर डिफाइंड है, ऐसा तो है नहीं कि एक्स की वैल्यू 3 पर है ही नहीं, इसकी वाई की कोई वैल्यू के वाई डिफाइंड ही ना हो, डिफाइंड है भाई वाई तो अगर इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाना है तो इसे बीच की वाई की सारी वैल्यूज़ कवर करनी पड़ेंगी, और अगर इसे वाई की सारी वैल्यूज़ कवर करनी पड़ेंगी तो भाई इसकी रेंज आर हो जाएगी। और भाई लोगों ने कोडोमेन भी आर ही दे रखी है, तो रेंज बराबर कोडोमेन हो गई, इसका मतलब फंक्शन हो गया हमारा ऑन टू। ध्यान रखना 1 1 एंड ऑन टू आंसर नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे SURJECTIVE, इसी नाम से अपन इसे जानेंगे, ठीक है। जैसे ही 1 1 ऑन टू दिखाई दे सर्जेक्टिव। ऑल राइट, तो ये हमारा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, जेई मेंस लेवल से थोड़ा सा कम मानेंगे इसको हम, आ भी सकता है जेई मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट हाँ मैं रिलेटिवली आसानी मानूंगा इसे। ऑलराइट, अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में अपन कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाते जाएंगे। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ऑलराइट, तो अपने अगले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये काफ़ी सारे लोगों को देखने में काफ़ी भयानक सा लग रहा होगा भाई, ये एफ एक्स ये कैसा फंक्शन है भाई, ये तो मतलब पहली बार देखा है भाई, साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स तो समझ आते, ये भाई साहब कहाँ से आ गए, और ये जी एक्स ये भी सेम ऐसा ही है देखने में। उसके बाद कोई अजीब सा एक नया एक्सप्रेशन और है, एफ माइनस जी और बाहर एक एक्स लगा हुआ है, क्या ये मल्टीप्लाई हो रखा है भाई, ये तो टर्म ही समझ नहीं आ रहा है, सवाल क्या है सॉल्व करेंगे तो पहले टर्म समझा देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे यहाँ पर अपन। ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ठीक है, पीस वाइज मतलब टूटे हुए फंक्शन होते हैं। एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। समझाता हूँ मैं, एक आसान सा पीस वाइज फंक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं लिखते लिखते पढ़ूंगा तो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है एक पीस वाइज फंक्शन को, ये भी समझते हुए चलना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट बड़ा गंदा बनाया है अभी, अब तो भी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, लाइक फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू छोड़ो, है ना। तो बेसिकली एफ एक्स 2 के बराबर है जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, और एफ एक्स जो है हमारा 1 के बराबर है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। देख रहे हो टूटा हुआ फंक्शन है, एक्स की जब नेगेटिव वैल्यूज हो रही हैं तो ये भाई साहब 1 की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक एफ एक्स हमेशा 1 है इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एक्स इज, कंडीशन अप्लाइड कि एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। और जब एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, कहने का मतलब 0 या 0 से बड़ी है, तो एफ एक्स 2 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखने की एक कोशिश करें तो इट विल बी लाइक y is equals to 2 for all x greater than equal to 0 and y is equals to 1 for all x less than 0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ भी फिर बड़ी आसानी से अपन भाई प्लॉट कर सकते हैं, चुटकियों का खेल हो गया। y इक्वल टू 1 का ग्राफ प्लॉट करना आता है, y इक्वल टू 2 का भी ग्राफ प्लॉट करना आता है। तो x की वैल्यू जब 0 से कम है तो y इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये 1 में मार्क कर देता हूँ। और x की वैल्यू 0 पर तो अपने को नहीं पता, तो 0 पर खाली गोला छोड़ेंगे और ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। y इक्वल टू 1 नामक लाइन है और x इक्वल टू 0 पर ये हमारा 2 के बराबर है, और 0 के आगे जितने भी नंबर है पॉजिटिव उन सब पे 2 के बराबर है, तो ये हमारा देखने में कुछ इस तरह का आएगा। तो ये हमारा y इक्वल टू 2 बना देते हैं, इस पर डार्क गोला होगा क्योंकि 0 पर 2 के बराबर है, ठीक है। और ये इस तरह से आगे तक चलता जाएगा। यहाँ पर आखिरी लेबलिंग भी कर देते हैं, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू, ये पीस वाइज फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है। अब इस भाई साहब को हम मिटा देते हैं, पूरा डिलीट मार देते हैं एक ही बार में। इस फंक्शन को देखते हैं, ये कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है जब एक्स रैशनल है, एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है जब एक्स इररैशनल है। इररैशनल नंबर्स पता होंगे भाई, √2 √3 √4 इररैशनल नहीं होता, ध्यान रखना, √4 की वैल्यू 2 के बराबर होती है। ऐसे ही बहुत सारे इररैशनल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। जी एक्स जो है वो 0 के बराबर है जब एक्स इररैशनल है, और एक्स के बराबर है जब एक्स रैशनल है। अब ये अजीब सा एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब नहीं है, लाइक कुछ मतलब है बट बहुत ज़्यादा टिपिकल मतलब नहीं है। आई मीन टू से इट इज़ सिंपली एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना, और कुछ नहीं कह रहा है, ये इतनी सी बात कह रहा है बस। उसको लिखने का ही एक अलग तरीका है। इसी तरह से अगर वो एफ इंटू जी ऐसे लिख रखा है और बाहर एक्स लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है हमारा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। एक और हमारा इसी तरह का नोटेशन होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। इसका मतलब अपने आप में अलग ही है, इसके हम कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक आ जाएगा, इसके बारे में अपन अभी आगे आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे, है ना। बेसिकली एफ एक्स में एक्स की जगह पूरा जी एक्स ही डाल दिया। बढ़िया टॉपिक है, अपने आप में बड़ा टॉपिक है ये, फंक्शन चैप्टर में अच्छे से समझ रहे होंगे इसको भी अपन। अभी अपन इस सवाल पे आते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं दिस इज़ नथिंग बट एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो आपको एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करते हैं अपन, एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू निकालते हैं जब एक्स हमारा रैशनल है। तो हेडिंग डाल देते हैं व्हेन एक्स इज़ रैशनल। तो जब एक्स रैशनल है तो हम देख सकते हैं भाई हमारा जो एफ एक्स है वो तो 0 के बराबर है, और जो हमारा जी एक्स है वो x के बराबर है। तो बेसिकली ये 0 माइनस एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू
माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स माइनस डी एक्स माइनस एक्स के बराबर है जब एक्स रैशनल है। अब हम अगली हेडिंग डाल देते हैं, व्हेन एक्स इज़ इर्रैशनल। तो जब एक्स हमारा इर्रैशनल है तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एफ एक्स तो एक्स के बराबर है और जी एक्स 0 के बराबर है, तो उल्टा ही हो गया है लगभग, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 0, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 0 के बराबर हो जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो इसको अगर पीस वाइज फंक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। एक डंडा बना देते हैं सेपरेट करने के लिए, एफ एक्स माइनस, या फिर उसी के फॉर्मेट में लिखते हैं जिस तरह से क्वेश्चन ने दिया था, एफ माइनस डी और एक बाहर एक्स लगाया, इज़ इक्वल्स टू, और ये ब्रैकेट बनाया, माइनस एक्स, जब एक्स हमारा क्या है भाई, रैशनल है, तो रैशनल के लिए आर ए टी लिख देता हूँ, और एक्स के बराबर है जब एक्स हमारा आई आर आर ए टी के बराबर है, ठीक है। आई ओ टी एन एल आगे लगा लेना स्पेलिंग अपनी पूरी। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा जो कि हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन का एक और अपना एक्सटेंशन भी था, इसको ध्यान से देख लेते हैं। ऑल्सो चेक इट्स नेचर, तो 1 1 ऑन 2 पता करने की बात भी ये कर रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन पहले ही थोड़ी देर के लिए ना, ये गंदा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, इसको एच एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एच एक्स हमारा एक फंक्शन है जो कि माइनस एक्स के बराबर जब एक्स रैशनल है और एक्स के बराबर है जब एक्स इर्रैशनल है। अब सबसे पहली चीज़ ये अपन को फील करने की कोशिश करनी है कि ये एक 1 1 फंक्शन है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि x की हर एक अलग वैल्यू के लिए हमें अलग y मिल रहा है। तुम x की कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे लेके नहीं आ सकते इस पर हमारा y सेम हो जाए। एक बार क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखो, कुछ रैशनल वैल्यूज़ डाल के देखो, कुछ इर्रैशनल वैल्यूज़ डाल के देखो। लाइक यहाँ पर अगर अपन देखें f(3) जो है -3 के बराबर है, f(5) जो है वो हमारा -5 के बराबर है, f(√5) जो है हमारा √5 के बराबर है, और इसी तरह से f(-5) जो है हमारा f(5) के बराबर है, f(-3) हमारा 3 के बराबर है, ठीक है। ऐसी अलग अलग वैल्यू डाल के अगर अपन देखें तो हम देख पा रहे हैं कि हर x की अलग वैल्यू के लिए हमारा y अलग आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि x की दो तुम अलग अलग वैल्यूज़ ले आओ जिन पर हमारा y सेम हो जाए। ये अपन क्लियरली इस फंक्शन में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हालांकि इसको एनालिटिकल मेथड से बिल्कुल हार्डकोर तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल प्रूफ करते हुए, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फील भी पेपर में, लाइक पेपर में ऐसे ही करना होगा। बट अगर किसी को स्टिल कन्फ्यूजन है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो मेरे को। तो यहाँ से अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 फंक्शन है। अब हम बात करते हैं भाई ऑन टू और इनटू की। सबसे पहले देख लेते हैं इसने भाई कोडोमेन क्या दी थी हमारे क्वेश्चन में। कोडोमेन जो है, अच्छा कोडोमेन जो है यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही नहीं रखी है। कोडोमेन अगर मेंशन कर नहीं रखी है तो अपन ऑन टू और इनटू पे भाई चर्चा ही नहीं कर सकते। कोडोमेन तो दो भाई पहले, तभी तो बताएंगे रेंज कोडोमेन का सबसेट है या फिर सुपर सेट है या फिर बराबर है। आई मीन टू से सुपर सेट तो नहीं होती कभी भी रेंज कोडोमेन का। तो मान लो सवाल वाले ने फंक्शन इस तरह से दे रखा था कि एफ एक्स की भी हमारी लाइक ये भी R2R है और ये भी अपना R2R है, ठीक है, और अपना f माइनस डी एक्स ये भी अपना R2R है। मान लो इन केस उनने पहले से प्रोवाइड करा होता तो इस केस में अपन क्या बोलते कि रेंज क्या है भाई, रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज भी अगर R आ गई तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। रेंज अगर R नहीं आती है, कोई ऐसा नंबर है जो रेंज में नहीं आ सकता है ना, कोई ऐसा लेट से वैल्यू है जो एच एक्स अटेन नहीं कर सकता, तो वो हमारी रेंज से एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली तो रेंज R नहीं हो पाएगी घूम फिर के, है ना, ऑल रियल नंबर्स नहीं हो पाएगी, तो हमारा इन टू हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी एक नंबर बोलो जो ये अटेन नहीं कर सकता, मैं बता दूंगा ये अटेन कर सकता है। लेट से तुम बोलो ये पाई अटेन नहीं कर सकता, भाई ये पाई बिल्कुल अटेन कर सकता है। एक्स की वैल्यू पाई पे ये पाई हो जाएगा वाई, है ना। एक्स की वैल्यू पाई पे वाई हमारा पाई हो जाएगा। वाई मतलब एच ऑफ पाई की वैल्यू, वाई मतलब एच एक्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। वाई इज इक्वल्स टू एच एक्स। तुम बोलोगे -√33 नहीं हो सकता, भाई वो भी हो सकता है बिल्कुल। एक्स की वैल्यू -√33 डाल दो, सेम लाइक हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -√33 अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो वाई हमारा -√33 दे देगा, क्योंकि वाई एक्स के बराबर है जब एक्स हमारा इर्रैशनल है। सेम गोज विद रैशनल नंबर, है ना। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो ये एफ एक्स अटेन नहीं कर सकता। तुम वैल्यू बोलो, मैं तुम्हें, या फिर तुम खुद भी कर सकते हो, है ना, ये लाइक कोई भी वैल्यू इमेजिन करो जो तुम्हें लगता है ये अटेन नहीं कर सकता, यू विल सी ये अटेन कर लेगा, है ना। एक्स की किसी ना किसी वैल्यू पे ये उस वैल्यू को भी अटेन कर लेगा। तो टेक्निकली देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू दैट दिस फंक्शन कैन नॉट अटेन, हेंस इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब एक बड़ी कमाल की चीज़ बताता हूँ। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें हमें एफ एक्स और जी एक्स के बारे में डिटेल दे रखी थी। एक बार पहले हम ट्रैश को मिटा लेते हैं, ट्रैश नहीं सॉरी, एक्स्ट्रा जो अपन ने सॉल्यूशन लिख रखा है सफाई कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। हाँ भाई, अब मैं क्या कह रहा था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें हमें एफ एक्स के बारे में दे रखा था कि ये R2R है, लाइक जिस बुक से मैंने लिया है, सेंगेज का ही क्वेश्चन है, सॉल्व इलस्ट्रेशन। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहाँ पर सेंगेज के सॉल्व इलस्ट्रेशन ही है जो अपन ने डिस्कस किए हैं, तो फॉर रिविजन पर्पस तुम उनको यूज़ कर सकते हो। ये भी हमारा R2R है, पर इसने इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा था। इसने कोडोमेन एक्चुअली में प्रोवाइड करी ही नहीं थी। अब भाई क्या करें, जब कोडोमेन प्रोवाइड नहीं करे तो हम क्या मानेंगे।
ध्यान रखना, जब कोडोमेन प्रोवाइड नहीं करता तो उसे हम आर ही मानते हैं। अगेन आई रिपीटेड, जब किसी फंक्शन की कोडोमेन पहले से प्रोवाइड नहीं करी तो उसको हम ऑटोमेटिकली आर मान लेते हैं। वैसे एडवांस के हर सवाल में करेगा, मेंस वाले कभी कभार थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मेंस में थोड़ा बहुत ऑफ हो जाता है कभी कभार मामला, तो आर मान लेना, आर के हिसाब से आंसर कर देना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जितना मत करो, अभी मैं और रिपीट करा रहा हूँ, लाइक सॉल्व करा रहा हूँ, तो यू विल गेट यूज टू ऑफ इट।